हेलो नमस्कार साथियों, जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसमें अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में लेके आई हूँ 14 सितंबर 2025 की करंट अफेयर की क्लास लेके आई हूँ, जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने इस जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं बिना कोई देरी किए हुए क्लास की ओर। करंट अफेयर एमसीक्यू विद थ्योरी के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं 14 सितंबर 2025 की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना जो फर्स्ट प्रश्न है, मोदी महोत्सव 2025 किस अवसर पर आयोजित किया गया है? मोदी महोत्सव है 2025 जो किस अवसर पर आयोजित किया जा रहा है? तो नई सरकारी योजना का शुभारंभ पर, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन पर, या भारत का स्वतंत्रता दिवस, या फिर विदेश नीति पहल का शुभारंभ। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहे हैं वो कमेंट करें। तो इसके राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आयोजित होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किन दो देशों के नागरिकों को पासपोर्ट वीज़ा के बिना प्रवेश की अनुमति दी? ये पूछ रहे हैं कि भारत ने किन दो देशों के नागरिकों को पासपोर्ट व वीज़ा के बिना प्रवेश की अनुमति दे दी। तो बताओ वो दो देश कौन से हैं? ए है बांग्लादेश और नेपाल, बी है नेपाल और भूटान, सी है भूटान और बांग्लादेश, डी है अपने श्रीलंका और भूटान। तब इसके राइट आंसर की बात करें तो बी बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल और भूटान आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कब शुरू किया गया कि भाई कब से? तो 1 सितंबर 2025 से। ठीक है, तो भारत सरकार ने 1 सितंबर 2025 से नेपाल और भूटान के नागरिकों को बिना पासपोर्ट और वीज़ा भारत आने की अनुमति दे दी। ये आपको याद रखना है, मैं आपको नोट करवा देता हूँ। ये लिखो, ये नोट कर लो। भारत सरकार ने भारत सरकार ने 1 सितंबर 2025 से नेपाल व भूटान के नागरिकों को बिना पासपोर्ट और वीज़ा भारत आने की अनुमति दी। कभी भी आपको पूछे कि भारत सरकार ने भूटान और नेपाल के नागरिकों को बिना पासपोर्ट और वीज़ा भारत आने की अनुमति कब दी, तो आपको इसके अंदर याद रखना 1 सितंबर 2025 आप याद रखोगे। आगे समझ में ये हो गया क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 3। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सीसीसी 2025 की थीम क्या रखेगी? ये पूछ रहे हैं कि कंबाइंडर्स कॉन्फ्रेंस की थीम क्या रखी गई? तो ए हो जाएगा अपना आत्मनिर्भर भारत, रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबन, या ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, या स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर्स एंड पार्टनरशिप्स, या डिफेंस इन मॉडर्न एरिया। बताओ इसका राइट आंसर। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो बी आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर आप याद रखोगे। क्या याद रखोगे? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर आप याद रखोगे। तो इसका
भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम देख लेते हैं कि जो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर की हम ट्रांसलेट देखें तो इसका हो जाएगा सुधारों का वर्ष या भविष्य के लिए परिवर्तन। क्या होगा? सुधारों का वर्ष। मैं यहाँ आपको लिखवा लेता हूँ, सुधारों का वर्ष आपको याद रखना है। सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन आप इसमें याद रखोगे। आगे यहाँ तक समझ में आपको? अब आपको पूछे जो सीसी है ना, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, इसका उद्घाटन कब होगा? तो इसकी उद्घाटन की हम बात करें तो उद्घाटन होगा आपका 15 सितंबर। आपके कब होगा? 15 सितंबर को क्या होगा? इसका उद्घाटन होगा। आगे समझ में? तो उद्घाटन कौन करेंगे? तो इधर हम देख लेते हैं, उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री जी करेंगे। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री जी करेंगे। कब करेंगे? 15 सितंबर को। आगे समझ यहाँ तक आपको? आगे ना, अब इसमें जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो सीसी है ना, इसमें किस बात पर चर्चा होगी? ठीक है, किस बात पर चर्चा होगी भाई? तो इसका हम लिखे तो चर्चा, तो कॉन्फ्रेंस में 3 मुख्य बिंदु पर चर्चा होगी। कितने? आपको याद रखना है 3 बिंदु पर। किस पर? 3 बिंदुओं पर चर्चा होगी अपने। अब 3 बिंदु वो कौन से हैं? हम पहला देखें तो सुधार। क्या होगी सर? सुधार क्या होता है? तो सुधार हम देखते हैं, सुधार के अंदर क्या होगा कि सेनाओं में संस्थागत जो संस्थागत बदलाव, जैसे एकीकरण और रक्षा प्रणालियों को बेहतर करना, एक तो ये हो गया। दूसरा इसी के अंदर आप याद रखोगे परिवर्तन। क्या याद रखोगे आप? इसी के अंदर दूसरा है परिवर्तन। परिवर्तन में क्या होगा कि जो नई तकनीक है ना, नई तकनीकों को अपनाना, नई तकनीकों को अपनाना। जैसे हम बात करें तो अपने एआई हो गया, ड्रोन हो गया, साइबर युद्ध क्षमता हो गई, साइबर युद्ध क्षमता हो गई अपने। ठीक है, ये आप इसके अंदर याद रखोगे। इसी के अंदर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा इसमें क्या था? तीसरा इसके अंदर है ऑपरेशनल तैयारियां। क्या याद रखोगे? ऑपरेशनल तैयारियां आप इसके अंदर याद रखोगे। आ गए आपको समझ में? जैसे एक तो अपने हो गए जमीनी, हवाई और समुद्री क्षेत्रों में हर समय तैयार रहना। यह अपने को बोल रहे हैं कि जो ऑपरेशनल जो तैयारी होते हैं ना, जैसे ज़मीनी, हवाई और समुद्री क्षेत्रों में हर समय अपने को
तैयार रहना। एक इसी तीनों हो गए, तो तीनों हो गए ना, तो जो अपने जो प्रणाली को तीनों बिंदु पर चर्चा, वो तीन है। एक सुधार जो सेनाओं में संस्थागत बदलाव जैसे एकीकरण और रक्षा प्रणालियों को बेहतर करना। दूसरा है परिवर्तन जैसे नई तकनीकों को अपनाना, जैसे एआई हो गया, अपने ड्रोन हो गया, साइबर हो गया, साइबर युद्ध क्षमता को रोकना, यह सब इसके अंदर होगा। ठीक है, तो इसी के अंदर आगे देखते तीसरा, इसी का तीसरा जो पॉइंट है वो है ऑपरेशनल तैयारियाँ। जो ऑपरेशनल तैयारियाँ होती है ना, जैसे जमीनी, हवाई और समुद्री क्षेत्रों में हर समय अपने को तैयार रहना। आ गया, तो इसी के अंदर जब ये जो सीसी का उद्घाटन होगा ने, तो उद्घाटन अपने 15, मैंने बता दिया 15 सितंबर को होगा, और उद्घाटन करेंगे अपने प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ साथ इसमें और कौन कौन शामिल होंगे, और इसमें कौन कौन शामिल होंगे, तो वो भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो इसके अंदर हम ध्यान रखें तो हम कि इस उद्घाटन में शामिल, उद्घाटन में शामिल, उद्घाटन में हम शामिल की बात करें तो एक तो अपने हो गए रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री हो गया अपना, एनएसए और एनएसए के बड़े अधिकारी, सेना के अधिकारी, या फिर ठीक है सेना के अधिकारी भी लिख सकते हैं आप। अधिकारी हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो गया अपने, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो गया। रक्षा राज्य मंत्री याद रखोगे आप, रक्षा राज्य मंत्री। इसी के अंदर हम देखें चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस याद रखेंगे। और इसी के अंदर एक रक्षा सचिव आप याद रखोगे। आ गया, उद्घाटन तो करेंगे अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन इसमें उद्घाटन में शामिल होने वाले कौन कौन थे, एक तो अपने रक्षा मंत्री हो गया, एक एनएसए और सेना के बड़े अधिकारी हो गए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा राज्य मंत्री होगा, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और रक्षा सचिव भी इसके अंदर होगा। आ गया समझ में। तो सीसी के अंदर तो हमने पूरा विस्तार से हमने देख लिया, एक भी आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। प्रश्न संख्या 4, नेपाल में हाल के जेड प्रोटेस्ट किस कारण हुए नेपाल के अंदर? तो इसका देखते हैं, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध, या सोशल मीडिया पर बैन, या महंगाई और आर्थिक संकट, या नागरिक कानून में बदलाव। जो जी प्रोटेस्ट हुआ है ना, वो नेपाल की हम बात करें तो बी सोशल मीडिया पर बैन। आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा नेपाल के लोग काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं। तो वो क्यों करे, तो इन्होंने सोशल मीडिया की जो ऐप होती है उसको बंद कर दिया। हम नेपाल के बारे में विस्तृत हम जानकारी देखें तो हम नेपाल के प्रधानमंत्री की बात करें तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेपाल प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री का नाम है केपी शर्मा। क्या नाम है? केपी शर्मा ओली ने क्या किया कि मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। क्या किया भाई? केपी शर्मा ने क्या किया? मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। कब दिया? मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। आ गया समझ में? अब आपको बोले कि विरोध प्रदर्शन क्यों किया, क्या हुआ इनको? विरोध प्रदर्शन का कोई कारण तो होगा, तो बिल्कुल हम कारण देखते हैं। विरोध प्रदर्शन का हम कारण देखें तो विरोध प्रदर्शन के कारण के अंदर आप लिखो कि सरकार द्वारा क्या किया? सरकार द्वारा 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया।
या ब्लॉक कर दिया, आप लिख सकते हो प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, किया गया नेपाल सरकार द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन करने के कारण सरकार द्वारा 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया, जिसके अंदर शामिल थे, एक तो अपना था फेसबुक था, दूसरा था व्हाट्सएप था अपना, तीसरा था अपना इंस्टाग्राम था। ठीक है, अपने जो ट्विटर है एक्स वो हो गया, अपना यूट्यूब हो गया। ठीक है, सहित 26 सोशल मीडिया ऐप इन्होंने क्या किया, बंद ब्लॉक ही कर लिया। अब आप क्या देखोगे, ठीक है, 26 जो सोशल मीडिया ऐप थी इन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया। तो नेपाल में हाल के जैन से प्रोटेस्ट किस कारण हुए, तो सोशल मीडिया बैन होने के कारण। इसी के अंदर देखिए तो नेपाल के प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा थे इन्होंने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। और विरोध प्रदर्शन का कारण पूछे तो सरकार द्वारा किया गया 4 सितंबर को इन्होंने क्या किया भाई, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन्होंने बंद कर दिया, जिसके अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब सहित समेत सोशल मीडिया के जो तमाम जो ऐप थे इन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सॉरी, क्वेश्चन संख्या 6, स्वच्छता ही सेवा एसएच 2025 अभियान कब चलाया गया। भाई स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान कब चलाया गया, तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 को, या 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच, या 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, या 15 अगस्त से 31 अगस्त तक। तो इसके राइट आंसर की बात ये बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। क्लियर। अब ये अभियान की बात करें, ये अभियान गांधी जयंती तक और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु आयोजित किया जाता है। क्या याद रखेंगे, ये अभियान गांधी जयंती तक है और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु आयोजित किया जाता है। आयोजित किया जाता है, ये आप याद रखोगे। इसकी थीम की बात करें, इसकी थीम क्या है, थीम की हम बात करें तो स्वच्छोत्सव, ये इसकी थीम है। थीम आप याद रखोगे। ठीक है, जो त्योहारों और संस्कृति के साथ संस्कृति की स्वच्छता को जोड़ना। ठीक है, ये थीम में सोचो, इसका अर्थ है जो त्योहारों और संस्कृति के साथ स्वच्छता को जोड़ना। आ गया। अब स्वच्छ भारत मिशन की, अगर आपको स्वच्छ भारत जो मिशन है इसकी आपको शुरुआत पूछे, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत आपको पूछा ना कभी, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत अगर आपको पूछे तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। आ गया समझ आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? बताओ भाई। जो यूपीआई यूपीआई इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी जी ने, या निर्मला सीतारमण ने, या ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने, या अमित शाह ने? बताओ। तो बात करें तो ये अपने सी है ना, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, केंद्रीय मंत्री के लिए इन्होंने शुरुआत किया। क्यों किया भाई? इसका शुरुआत करने का मकसद है कि डाक एवं आईटी क्षेत्र में भारत की तकनीक को वैश्विक स्तर पर जोड़ने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। क्लियर? अब इसी के अंदर और देखिए, जो दुबई में, इधर देख लेते हैं, दुबई में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीओ को इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। वो आपको लॉन्च किया गया, ये आप याद रखोगे। आ गया? अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में मिलियन प्लस शहरों में पहला स्थान किसे मिला? क्या पूछे? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में मिलियन प्लस शहरों में पहला स्थान किसे मिला? ए है लखनऊ, बी है इंदौर, सी है सूरत, डी है वाराणसी। राइट आंसर की बात करें तो बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदौर अपने कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये आप याद रखोगे। क्लियर? आगे समझने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी 2025 लागू की? ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी 2025 लागू की। ए है अपना गुजरात, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र, डी है अपना उत्तर प्रदेश। इसके राइट आंसर की बात करें तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने महाराष्ट्र। जो इंडस्ट्री जो पॉलिसी है, इसका उद्देश्य क्या है? हमें इसका उद्देश्य जानना है। इस नीति का उद्देश्य है कि प्रदूषण मुक्त, क्या याद रखोगे? प्रदूषण मुक्त एवं पर्यावरण अनुकूलन उद्योगों को बढ़ावा देना, ताकि सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। ये आप याद रखोगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी 2025 लागू की? तो वो तो आप याद रखोगे, महाराष्ट्र। अपने सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसके उद्देश्य क्या था? उद्देश्य के अंदर आप याद रखोगे प्रदूषण मुक्त एवं
पर्यावरण अनुकूलन उद्योगों को बढ़ावा देना ताकि सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 9, यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मीट 2025 किस देश में आयोजित हुआ? किस देश में आयोजित हुआ ये आपको बताना है। तो आयोजित की हम बात करें तो ए है भारत, बी है फ्रांस, सी है दक्षिण अमेरिका, डी है अपना जापान। तो इसके राइट आंसर की बात है, ए बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। दोपहर के 3 बजे। अब जो चर्चा किस पे हुई है, जो यूनेस्को की जो मीटिंग हुई, उस पर चर्चा किस बात की हुई है? तो चर्चा की हम बात करें तो चर्चा हुई अपने, एक तो शिक्षा सुधार, बिल्कुल शिक्षा सुधार होना चाहिए, शिक्षा सुधार, और एक अपने डिजिटलीकरण आप याद रखोगे, ठीक है। तो जो से चर्चा हुई शिक्षा सुधार और डिजिटलीकरण पर चर्चा हुई है। आगे समझने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र कौन सा है? ये पूछ रहे हैं। जो रिपोर्ट आई है 2025 की, उसके अंदर भारत का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र कौन सा है? तो ए है अपना कृषि, बी है सेवा क्षेत्र सर्विस, सी है खनन, डी है विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके राइट आंसर की बात, ए बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा, सेवा क्षेत्र आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र आपको याद रखना है। सेवा क्षेत्र के अंदर आप याद रखोगे, जो डिजिटल जो अर्थव्यवस्था है ना, आईटी और वित्तीय सेवाओं की वजह से सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। भाई जो सेवा क्षेत्र योगदान क्यों दे रहा है, किस कारण से? तो किस कारण से आप लिखोगे, एक तो डिजिटल अर्थव्यवस्था, क्या याद रखोगे? डिजिटल अर्थव्यवस्था, आईटी और वित्तीय सेवाओं की वजह से सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। कि जो रिपोर्ट आई है 2025, उसके भारत का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र कौन सा है? वो अपना हो गया बी, सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र के अंदर आप याद रखेंगे, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, आईटी और वित्तीय सेवाओं की वजह से सेवा क्षेत्र में भारत की जीडीपी वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान रहेगा। इसके अंदर आपको और एक ये बात याद रखनी है कि भारत में 2025 की टॉप 10 सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर, भाई जो भारत में 2025 के जो टॉप 10 भारत में 2025 के अंदर जो टॉप 10 सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर है ना, उसका हम नाम देखते हैं। तो एक तो पहला आप इसके अंदर याद रखोगे सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा याद रखोगे। दूसरा आप याद रखोगे रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन। तीसरा आप याद रखोगे
स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक। चौथा आप याद रखोगे फिनटेक और डिजिटल भुगतान। पांचवा आप इसके अंदर याद रखोगे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, ऑटो, एसिलिटी याद रखोगे। छठा आप इसके अंदर याद रखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और हार्डवेयर याद रखोगे। सातवां आप याद रखोगे निर्माण के अंदर पीएलआई, एलईडी और एमएसएमई स्केल अप याद रखोगे। आठवां आप याद रखोगे ई कॉमर्स, रिटेल व फूड प्रोसेसिंग आप याद रखोगे। नौवां इसी के अंदर आप याद रखोगे कृषि एग्रीटेक, एक सेकंड, आठवें के अंदर ई कॉमर्स, रिटेल और एफएमईजी याद रखना आप। रिटेल, ई कॉमर्स, रिटेल और आप याद एफएमईजी आप याद रखोगे। ठीक है। नौवें के अंदर आप याद कृषि एग्रीटेक और जो फूड प्रोसेसिंग आप याद रखोगे। आ गया। 10वें की हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक्स याद रखोगे। हो गया। ये 10 अपने हो गया। ठीक है। भारत में 2025 के टॉप 10 सबसे तेज़ी से बढ़ते सेक्टर की बात करें तो पहला है अपना सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाएं। दूसरा है अपना रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन। तीसरा हम बात करें तो स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक। चौथे की हम बात करते फिनटेक और डिजिटल भुगतान। पाँचवें की बात करें इलेक्ट्रॉनिक वाहन और बैटरी और ऑटो एसिलिटी। छठे की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर और हार्डवेयर। सातवें की हम बात करें तो निर्माण, पीएलआई, एलईडी, इसको लेड ऑप और एमएसएमई स्केल अप याद रखोगे आप। आठवें की बात करें ई कॉमर्स, रिटेल और एफएमईजी।
9वें की बात करें कृषि एग्रीटेक और फूड प्रोसेसिंग। 10वें की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एसिडिटी आप याद रखोगे। आगे समझ में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के क्वेश्चंस हो गए अपने। आज के जो करंट अफेयर्स जो 14 सितंबर के जो करंट अफेयर्स थे वो अपने आज पूरे हो गए। तो काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ हमने काफ़ी थ्योरी भी पढ़ी हैं। थ्योरी पढ़ने का मकसद एक ही है कि उस प्रश्न के मिलते जुलते कोई भी क्वेश्चंस आपको परीक्षा में या जो आगामी परीक्षा होने जा रही है उसमें अगर आपको देखने को मिले तो वो आपकी बिल्कुल सही हो सके। तो आज की क्लास जो करंट अफेयर्स की क्लास थी जो आपको कैसी लगी, अगर बढ़िया लगी हो तो सुंदर सा कमेंट छापना और आगामी क्लास के लिए अपना जेके बाई कैलाशनाथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ताकि कोई भी क्लास आने से पहले सबसे पहले आपको मिले। तो कल वापस मिलते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास 15 सितंबर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।